Hello everyone, hope you all are doing well. Or today again we are going to talk about different types of enthalpies. जो मैक्सिमम जो enthalpies का जिसका यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ लिया है. इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुख्य इंपॉर्टेंट enthalpies हैं उसके बारे में आज जानेंगे. ठीक है. सो जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसका प्रैक्टिस होप कर रहे होंगे. ठीक है. खासकर प्रश्न जो रिएक्शन है, enthalpy ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पे, या हीट ऑफ आपके क्या है आपका कंबशन है उसके आधार पे. ठीक है. तो आप सिंपल क्या करते हो, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स के आधार पे बताते हो. ठीक. तो बहुत सारे प्रकार की इंथैल्पीज हमने पढ़ी थी. अब आज के लेक्चर में हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बारे में करेंगे, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो उन्हीं में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंथैल्पी है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंथैल्पी है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. That is called enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Okay. So enthalpy of solution क्या है? इसमें क्या है, जब आप सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो. ठीक है. जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेटिंग ट्रांसफर्ड. बट द मोमेंट एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड आप इंथैल्पी की बातें करना शुरू कर दो. क्लियर. ओके. सो इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी अगेन आपको डिफाइन करना होता है कि एग्जैक्टली इंथैल्पी क्या है. तो पहले तो समझिए कि इंथैल्पी क्यों है, यहाँ पे क्यों हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं. जब भी आप सॉल्यूट को उसको क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, यानी कि डिजोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है. डिसोल्यूशन प्रोसेस की हमने बात करी भी थी. डिसोल्यूशन था, क्रिस्टलाइजेशन था, प्रोसेस की बात करी थी हमने. तो ये बार बार आता रहेगा, चिंता मत कीजिए. ठीक है. तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसमें क्या है, आपका जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो किसी डिफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जाके क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है. और इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. सो ये जो प्रोसेस है आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो आता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है. अमाउंट विल बी लेस, कोई दिक्कत नहीं है. अमाउंट कैन बी लेस, अमाउंट कैन बी मोर, बट जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो स्टेबल बनाता है. स्टेबल बनाता है मतलब कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाता है. करेक्ट. तो एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो जाता है. तो एनर्जी ऑफ सिस्टम कम कैसे होगा, जब कुछ एनर्जी रिलीज कर देगी. तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है. ठीक है. अब देखिए क्या है कि इसकी बातें एंथैल्पी का जो आप डेफिनेशन लिख लीजिए. डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 mole of solute, enthalpy change of 1 mole of solute which is 1 mole of solute which is dissolved in a specific amount of solvent. In a specific amount of, ये specific amount of solvent की बात क्या करना चाह रहे हैं, when 1 mole of solute is dissolved in a specific amount of specific amount of solvent. हाँ. So a specific amount of solvent में जब आपका 1 mole of solute dissolve हो जाता है तो जो इंथैल्पी चेंज होती है that is called the enthalpy of solution. जैसे मान लीजिए बात करते हैं HCl की. So if you have HCl gas, 1 mole of HCl gas क्या है, अगर ये 1 mole of HCl gas है, if you are dissolving in 10 mole of water, what you are getting, you will be getting HCl dot 10H2. करेक्ट. HCl dot 10H2. और क्या है, इसकी इंथैल्पी होगी डेल्टा H1. लेट्स राइटिंग डेल्टा H1. I'll get the value, डोंट वरी. इसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. सिमिलरली HCl गैस, इसको आप, मैंने क्या बोला, डिफरेंट अमाउंट कैन बी डिफरेंट. So you can dissolve it in 10 to 40 mole of H2. So this is HCl dot 40 H2. Clear? Similarly, अगर आप इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा H2 आएगी, then HCl. इसी तरीके से आप कुछ और बोल सकते हो. मान लो सम 200 H2 में आपने डिसॉल्व किया है इसको, तो ये क्या होगा, HCl dot 200 H2
और इसकी अपनी डेल्टा H3 आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप बोलो कि HCl प्लस क्या है इनफाइनाइट H2O, तो क्या होगा HCl क्या होगा एक्वस एंड दिस इज डेल्टा H4। इसकी वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ, वैल्यूज इसकी डिफरेंट वैल्यूज आती है, वो वैल्यूज आपको बता दूँ। नो डोंट वरी, आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, वैल्यूज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिखेगा कि वैल्यूज अलग अलग आती है। सो पहला है दिस इज 69.5 किलो जूल, दिस इज कमिंग टू बी 69.5 किलो जूल। देन यू हैव दिस इज 73.18 किलो जूल minus 73.18 kilojoule. This is also minus. Then this is coming to be 74.4 kilojoule. ठीक है, और इसको 75.17 किलोजूल। ऑल आर माइनस माइनस, ठीक है। सो दिस अब देखिए क्या है, दिस इज इस यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो है आप क्या है इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करते हैं, नहीं इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये चीज हमने पर रखी। अब देखिए ना, यही तो मैं बताना बार बार चाह रहा हूं कि आपको डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करनी होती है। क्यों कि जब आप डेफिनेट अमाउंट ऑफ, देखिए जब आप उसको 10 मोल ऑफ H2O में आप डिसॉल्व कर रहे थे तो आपके पास एंथैल्पी आ रही थी -69.5। जब आपने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज किया तो आपका जो एंथैल्पी आ रहा है -73.18 किलो जूल, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जब आपने H2O की बात करी, H2O का अमाउंट बढ़ाया तो -74.4 किलो जूल। जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया यानी कि बहुत सारा वाटर ले गया तो ये है 75.1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट। ओके, सो इस तरीके से आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हो, ठीक है। सो हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात की है। ओके, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जनरली आप बात इसकी करते हो, जनरली आप देखा होगा ना, गैस को वाटर में डाला और एक्वस सॉल्यूशन बन गया, तो जनरली आप इसकी बात करते हो। तो क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है जो जनरली आपको गिवन रहता है, जनरली ये आपको इन सब की बातें नहीं करते। हाँ, अगर प्रॉब्लम स्पेसिफिकली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से पूछा जाता है तो इनकी बातें आप करते हो, अदरवाइज जनरली ये लास्ट वाला है आपका HCl गैस है, वाटर में आपने डिसॉल्व किया, वो एक्वस सॉल्यूशन बनाया। सिमिलर H2SO4 है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो आपको वाटर में डाला, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो जनरली इसकी बातें की जाती है, डाटा इसका गिवन होता है। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं किसकी, इसी के तरीके एक और बात होता है किसका, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में क्या है, आपने जब आपका कोई अनहाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर का एडिशन होता है, अनहाइड्रेटेड जैसे कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो जब आप बात करते हो कॉपर, मैं सिंपल एग्जांपल ही लिख देता हूँ। सो कॉपर सल्फेट CuSO4 एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में आप डेफिनेट अमाउंट ऑफ H2O डालते हो तो ये क्या बनेगा, CuSO4, दिस इज सॉलिड, CuSO4.5H2O सॉलिड। ओके, सो इसमें क्या जो एनर्जी हल्की सी रिलीज होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस में, इसको आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। लिखेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिनोट कैसे करते हैं उसको, डेल्टा H हाइड्रेशन, ठीक है। सो it is defined as enthalpy change when 1 mole of anhydrous salt forms a hydrated salt by combining with requisite number of water molecule, some amount of water रिक्वायर्ड होता है उसको हाइड्रेटेड बनाने के लिए। जैसे सोडियम सल्फेट वो क्या है, जब आपका एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट से हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट बनता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की जाती है दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
मतलब क्या, वो अनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रेटेड फॉर्म में चला गया है, इसलिए उसमें जो कुछ न कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं। ठीक, इसके बाद इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात जब हमने की, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंथैल्पी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझिए, इसको समझिए, इसके बाद जो है सो इसकी चीज़ों को लिखेंगे कि एटोमाइजेशन क्या है। एटोमाइजेशन का मतलब एटम बनाना। एटम बनाना कहाँ से बनाना, पार्टिकुलर एलिमेंट के स्टेबल फॉर्म से एटम बनाना। ठीक है, सो इंथैल्पी चेंज यानी कि क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन एटम इज बीइंग मेड from the most stable form of that element। अब कोई एलिमेंट है अपने स्टेबल फॉर्म से, अपने एलिमेंट जो है, जैसे ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। आयरन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, आयरन सॉलिड, मेटलिक फॉर्म में रहता है। क्लियर। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन अपने जनरल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब स्टैंडर्ड स्टेबल फॉर्म से वो एटम गैसियस फॉर्म में बदलेगा, दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में बदलेगा, गैसियस एटॉमिक फॉर्म में बदलेगा। जैसे बात कर रहे हैं O2 गैस, सो O2 गैस से वो किस में बदल गया, 2 ऑक्सीजन गैस में बदल गया। क्या, ऑक्सीजन एटम बदल गया, ऑक्सीजन एटम बदल गया। सिंस ये भी गैसियस फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में, तो कोई लफड़ा नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे, मान लीजिए इसके लिए इंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच है, तो आपको एक ऑक्सीजन के बाद, क्या एक मोल ऑक्सीजन के बाद, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का बनना इज कॉल्ड दिस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसकी बात हम करेंगे, मैं आपको एक्जैक्टली समझा रहा हूँ कि एटोमाइजेशन का मतलब क्या है। आपका एक एटम ऑफ ऑक्सीजन बनना है या एक मोल ऑक्सीजन एटम बनना है। जैसे ऑक्सीजन O2 गैस के रूप में रहता है, तो ये 2O बन गया। मान लीजिए आप बात कर रहे हो किसके, कार्बन। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, कार्बन सॉलिड, तो क्या बन जाना चाहिए आपका, कार्बन गैस बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी जो चेंज होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। लिखेंगे इसका, इट इज डिफाइंड एज enthalpy change when one mole of atoms of an element in gaseous state, याद रखिए gaseous state में होना चाहिए वो, 1 mole of atoms in gaseous state formed from most stable form of element। जैसे ऑक्सीजन अपने स्टेबल फॉर्म में किसमें रहता है, ऑक्सीजन अपने O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है और किसमें, गैसेस स्टेट में रहता है। तो O2 से O2O बनाना है, तो यहाँ से 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए आपका हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच, तो क्या है, डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा, एटोमाइजेशन हो जाएगा आपका, सॉरी स्लिप ऑफ टंग ना, सो एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा, जिसके लिए 2 ऑक्सीजन के लिए डेल्टा एच है, 2 ऑक्सीजन के लिए डेल्टा एच है, हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी होती है, तो डेल्टा एच बाई 2। क्लियर। मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच है, यहाँ पे एक ही कार्बन गैस है या 1 मोल कार्बन गैस है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन। क्लियर। जैसे इसकी आयरन की भी बात करो, आयरन अपने सॉलिड स्टेट में रहता है, तो आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड से आयरन 1 मोल है, तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच एटोमाइजेशन। क्लियर। ठीक है, ठीक है। ब्रोमीन अगर मान लीजिए ब्रोमीन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
Br2 लिक्विड, तो Br2 लिक्विड से 2 ब्रोमीन गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस पार्टिकल, लेट अस गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पार्टिकुलर रिएक्शन इज डेल्टा H। व्हाट इज डेल्टा H? दिस डेल्टा H इज द हीट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो हमारा डिफिनेशन बोलता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम बनाने के लिए, 1 मोल ऑफ एटम इन गैसियस स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। 1 मोल, पर यहाँ पे बना है 2 मोल, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके इंथैल्पी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, दिया है 2, सो दिस इज डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको जो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व, इसको जल्दी से नोट करेंगे सर। ओके, तो इसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। नोट कर लिए ना? ठीक है। देखिए, इंथैल्पी ऑफ, सॉरी नॉट इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। सो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड कैन बी डिफाइंड, लिखेंगे, कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी को जनरली इसको हम और अंदर जाके और मोर स्पेसिफिक वे में कैसे पढ़ते हैं, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी के रूप में पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए इसका मैं आपको सीधा डेफिनेशन ही लिखा दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन ही सीधे लिखा दूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, this is very important, please understand, the amount of energy required to break 1 mole of given bond, 1 mole of given bond of some specific compound, this is bond dissociation energy जो मैंने अभी लिखा है। then बॉन्ड इंथैल्पी मैं अभी लिखा दूं, फिर आपको क्या है आराम से समझोगे एग्जैक्टली क्या डिफरेंस। बॉन्ड इंथैल्पी लिखेंगे, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड टू कन्वर्ट इट into free gaseous atoms, सिंपल एग्जांपल आपको लिखाऊं तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे H2O लिक्विड, सो H2O से क्या होगा, वो OH गैस प्लस H गैस, देन OH गैस से मान लीजिए इसको गैस ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा मैं। OH गैस से O गैस प्लस H गैस, इसकी एनर्जी मैं लिखा दूं आपको, दिस इज 501 एंड दिस इज 523, दिस इज डेल्टा H is 501 किलोजूल and this is delta H is equal to 493 of this is 423 किलोजूल पर मोल। अब देखिए क्या एग्जैक्टली है,
H2O की बात कर रहे हैं तो ये है OH। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ रहे हो, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, बॉन्ड मेक कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनाने में या बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, करेक्ट। अब उसको क्या है, मोर स्पेसिफिक में इन दोनों की बात करते हैं। तो ये आपका H2O है। अब क्या करोगे, H2O के पास आओगे, ऐसा तो नहीं आते ही आते सारा बॉन्ड तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, पहले आके एक बॉन्ड तोड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हो, नहीं तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हो। आप बोलेंगे सर दोनों बॉन्ड बराबर है, तो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसा संभव है कि जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो जो आपका OH बन रहा है, या तो वो मोर स्टेबल बन सकता है या वो लेस स्टेबल बन सकता है। अगर मोर स्टेबल बन गया तो OH बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, या अगर लेस स्टेबल बन गया तो OH बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या है कि जो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। इसलिए आप देख रहे हो कि जब H2O था तो जब H2O से आपने जब पहला बॉन्ड तोड़ा, जब OH बनाया और H बनाया, तो इस OH बॉन्ड को तोड़ने में अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी दिस वन, और इसको आप बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो आप बॉन्ड BDE1 लिख सकते हो, क्या है दिस। क्लियर? जब आपने बॉन्ड तोड़ दिया, जब OH आपके पास था, सो OH में जो यहाँ पे बॉन्ड है आपके पास, OH ऐसे घूम रहा था, अब इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगी दिस इज डेल्टा H, और इसको आप क्या बोल सकते हो, BDE2। ठीक है, तो ये है आपका, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इवन दो H2O में आपके पास OH दो बॉन्ड हैं, पर दोनों OH बॉन्ड की जो BDE यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका जब एक OH बॉन्ड को तोड़ा आपने, तो OH जो है वो क्या है, लेस स्टेबल हो गया है। लेस स्टेबल हो गया है यानी कि उसको अब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने में। जो ज्यादा स्टेबल है वो रेसिस्ट करता है, जो कम स्टेबल है वो रेसिस्ट नहीं करेगा। क्या है ये यार, जो मजबूत है उसको, उससे लड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो ऑलरेडी कमजोर है उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में काम चल जाता है। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। आपके पास दो H2O है, तो आपके पास दो बॉन्ड्स थे, एक बॉन्ड को तोड़ा तो आपको 501 किलो जूल आपको चाहिए थी। फाइन, जब आपके पास, जब आपने बॉन्ड तोड़ दिया तो आप अगला स्टेप आया, अगला बॉन्ड तोड़ने का मन कर रहा है आपको, ये वाला तोड़ने का मन कर रहा था आपको। तो जब आप इसके पास सोचे तो आपने सोचा कि 501 चाहिए, पर देखा कि भैया ये तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहा है। सो दिस इज द डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज। फाइन, बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गया। इंडिविजुअल बॉन्ड की, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, इंडिविजुअल बॉन्ड। ठीक है, ना बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, एवरेज। जैसे दो OH है, सो एवरेज एनर्जी, दिस एवरेज एनर्जी इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, BDE1 प्लस BDE2 डिवाइडेड बाय 2। So this is bond enthalpy of OH bond in water। क्या हो जाएगा बताइए, BDE1 plus BDE2 by 2, that is 501 plus 423 divided by 2। So थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए, this is 4, this is 2, this is 9, so this is coming to be 4 and this is 6 and this is 2, 462 kilojoule per mole। So 462 किलोजूल पर मोल। पर एग्जैक्टली ऐसा कुछ है क्या, ये इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके समझिए कि जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो दैट इज द एवरेज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। सो एग्जैक्ट आइडिया कौन देता है, ये क्या है, आपका एवरेज है। ठीक, तो इस तरीके से सिमिलरली मान लीजिए आप किसकी बात कर सकते हो, आपके पास है CH4, इसके पास है 1 2 3 4, तो क्या चारों बॉन्ड को तोड़ने में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, नहीं।
जब आप CH4 गैस से आप क्या बनाओगे, CH3 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एटम, करेक्ट। तो इसकी डेल्टा H1 क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्लियर, ठीक है। डेल्टा H1 मैं फिर से आपको वैल्यूज बताऊंगा। लेट्स से टॉक अबाउट सम 18 किलो जूल, 15 किलो जूल, 18 किलो जूल, ओके। अब क्या है, CH3 बन गया है। ये गैस से अगर आपने एक और बॉन्ड, एक और CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आपने पहले ये बॉन्ड तोड़ा, जरूरी नहीं सारे बॉन्ड्स क्या सिमिलर हैं, इनिशियली सारे बॉन्ड सिमिलर है, तो कोई एक को भी तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि ये पहले तोड़ेंगे, ये इसको मन हो, आपका मन हो ये तोड़ो, मेरा मन ये तोड़ूंगा, आपका मन हो तो कोई भी तोड़ सकते, क्लियर। सो पहले मैंने ये तोड़ा, तो जब ये तोड़ा तो आपका हाइड्रोजन बना और CH3 बना। अब फिर CH3 बन चुका है, इस CH3 का मैंने फिर ये तोड़ा, दूसरे नंबर पर बॉन्ड तोड़ा, तो वी हैव CH2 एंड हाइड्रोजन, डेल्टा H2। लेट्स टॉक अबाउट सम 15 किलो जूल, 15 और 10 किलो जूल। देन यू, अब ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, तो क्या होगा, CH2 गैस, CH बना और हाइड्रोजन बना, डेल्टा H3 सम 5 किलो जूल। और अब मान लीजिए CH गैस से आपने क्या बना दिया, C कार्बन प्लस हाइड्रोजन, क्या होगा, डेल्टा H4 एंड मान 1 किलो जूल। सो ये क्या है, दिस 4 आर डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चाहिए बॉन्ड इंथैल्पी चाहिए, यानी कि डेल्टा H ऑफ आपका क्या है, कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या करोगे, आप चारों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू निकालोगे, दैट इज योर बॉन्ड इंथैल्पी, क्लियर। तो इस आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, इनका यूज एक्चुअली करना होता है, इसलिए मैंने आपको इन सारे के बारे में, तो चलिए जल्दी से इनको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बॉन्ड डाटा, यही है बॉन्ड डाटा दी जाए, तो बॉन्ड डाटा से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वही हीट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं, जो हमने किया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकाला था, हीट ऑफ कंबशन से निकाला था, तो हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का काम करेंगे यूजिंग बॉन्ड डाटा, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड डाटा। कैलकुलेशन ऑफ क्या है, वही डेल्टा HR यूजिंग बॉन्ड डाटा। सो मान लीजिए आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा तो आपको क्या है, सिंपल है, डेल्टा HR, डेल्टा HR है। तो क्या करोगे, आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का बहुत बहुत तरीका था, आपको बताया था, बहुत डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं। मान लीजिएगा बॉन्ड डाटा ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन है, बॉन्ड डाटा ऑफ आपके पास प्रोडक्ट्स गिवन है, बॉन्ड डाटा समझ लेना, CH बॉन्ड, डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा HR, डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड डाटा ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डाटा ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मेथड और एक वन ऑफ द मेथड है जिससे आप क्या कर कैलकुलेशन ऑफ क्या कर सकते हो, बॉन्ड रिएक्शन, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ आपका क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो जब कोई रिएक्शन गिवन होता है, अगर आपके पास बॉन्ड डाटा गिवन है, तो वहां से भी आप हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका प्रॉब्लम को समझने का है, इस कॉन्सेप्ट समझने का, क्या प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम लिखेंगे, एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन, फॉलोइंग रिएक्शन का एंथैल्पी गिवन है आपको, क्या क्या है,
half of H2 gas plus half of O2 gas, correct है? half of H2 gas plus half of O2 gas giving you OH के, giving you OH gas, delta H given, then H2 giving you 2H, H2 gas, ये क्या है? एटोमाइजेशन, 2H delta H, then O2 gas giving 2, O2 gas giving 2, O2 gas giving 2 delta H. Okay, so O2 gas giving 2 दिख रहा है क्या? I think all right here, O2 gas giving 2 gas. Okay, so fine, this is what information given. This is 10.06, this is 10.06 kilocalorie per mole. Then this is this particle value is this is 104, this is 104.8 kilocalorie. Then this is 118.32 kilocalorie. Okay, so this particle value given. Calculate the OH bond energy. Calculate the OH bond energy. Calculate the OH bond energy. अब क्या करना है? OH bond energy. So calculate the OH bond energy. क्या है आपके पास? ये है डेटा है जिनसे आपको OH bond energy निकालना है. कैसे निकालेंगे? सेम तरीका, इसका यूज कीजिए और तो आपके पास है 30 सेकंड्स. वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, OH बॉन्ड एनर्जी कहां से निकलेगा? ये यहां पर, करेक्ट. OH बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ना है, करेक्ट. ये निकाल लें तो आपको समझ में आ जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या बताएंगे? सिंपल सी बात है, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड डाटा ऑफ रिएक्टेंट, इसकी बात कर रहे हैं. रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डाटा ऑफ प्रोडक्ट. या सो बॉन्ड डाटा ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है? इसमें रिएक्टेंट ये है, बॉन्ड डाटा ऑफ रिएक्टेंट. तो इसको देखिए, इस चीज को लिखने का बड़ा ही आसान तरीका है. कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ H2. सो क्या होगा? बॉन्ड डाटा हाफ ऑफ H बॉन्ड. ठीक है, बॉन्ड. यहां से क्या है आपको H2 का ये वाला डाटा समझना है. क्या है? वो गैसेस फॉर्म है. तो H बॉन्ड, यहाँ पे क्या समझना है आपको? दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन. बॉन्ड डाटा ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या होगी, या बॉन्ड डिसोसिएशन, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या है. ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, सिंपल सी बात है, रिएक्शन को फॉलो करना है. इनको भूलिए. हाफ ऑफ H2. तो H2 का बॉन्ड एनर्जी पर कितना H2 है हमारे पास? हाफ है. सो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं. तो रिएक्टेंट में और क्या है हमारे पास? O2 है. सो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O. ठीक है, माइनस आपके पास क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2. सो क्या है? 1 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH. क्लियर?
एंड दिस इज गिवन एज, इस पार्टिकुलर रिएक्शन का क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 10.06 किलो कैलोरी गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। सो 10.06 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच का बॉन्ड एनर्जी है, यस यहाँ पे H2 का बॉन्ड एनर्जी है 104.8, सो 104.8 प्लस हाफ ऑफ O2 का जो बॉन्ड एनर्जी क्या है 118.32 माइनस 1 इंटू, ये तो निकालना है हमें, ये तो निकालना है, तो इन सबको उठा के इधर ले आइए। सो OH आ जाएगा, OH क्या है, इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो OH का बॉन्ड एनर्जी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में भी 2-3 प्रश्न इसके आ चुके हैं, यूजिंग बॉन्ड एनर्जी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको गिवन भी है, सीट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो उसको भी कीजिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, चलिए बात करते हैं किसकी, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ये तो आपने मतलब पढ़ा भी है, कहाँ पे पढ़ा है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस आपको पता है क्या होता है, क्या रेजोनेंस आपको पता है क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं क्या, और दो जितने भी आपके पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं सबको पता है। तो रेजोनेंस एनर्जी एग्जैक्टली करता क्या है, मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। इसका क्या मतलब है कि जब रेजोनेंस होता है तो एनर्जी रिलीज, स्टेबल मतलब एनर्जी रिलीज होती है। इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सिंपल सा है, रेजोनेंस एनर्जी कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू क्या है आपका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, क्या एक्सपेरिमेंटल, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन थ्योरेटिकल। ठीक, थ्योरेटिकल डेल्टा एच फॉर्मेशन, थ्योरेटिकल मतलब जो हम कैलकुलेशन में डेल्टा एच एफ आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस थे, तो वो प्रोसेस दैट इज द थ्योरेटिकल, एंड डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। आप उससे क्या कर सकते हो, रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बड़ा ही सिंपल तुच्चा सा सवाल आता है, इसमें कोई बड़ा नहीं होता। आप एक प्रॉब्लम लिखो, उससे आप आराम से कर सकते हो। कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2, डाटा मैं आपको लिख दूं, डाटा है बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए एक तरीका है लिखने का, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से। देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड इज 339 किलो जूल पर मोल, 339 किलो जूल पर मोल। देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज 498 kilojule per mole. Then enthalpy of atomization okay, so enthalpy of atomization क्या हो जाएगा, ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस स्टेट में जा रहा है, 718 किलोजूल पर मोल। सो आपको क्या करना है, इस गिवन डाटा से आपको रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 पता करना है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 पता करना है। ओके, और एक डाटा गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन।
So enthalpy of combustion of carbon, delta H C of carbon is 398, I think 398 or 398 kilojoule per mole, sorry minus 398 kilojoule per mole. कीजिए कैसे करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है कि आपको क्या होना चाहिए, आपके पास डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल आना चाहिए, डेल्टा एच एफ थियोरेटिकल आना चाहिए। थियोरेटिकल तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल कैसे पता चलेगा। तो आप इसको लिखो, ये क्या है, डेल्टा एच सी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस giving you CO2 gas. This is delta Hc and this is minus 398 kilojoule per mole. अब देखिए ये एक्सपेरिमेंटली बन रहा है, नहीं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 देता है और उसकी एनर्जी है, यानी कि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। कार्बन को जलाया, 1 मोल ऑफ कार्बन को जलाया और CO2 पाया, तो वही तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ CO2 का फॉर्मेशन है। क्लियर। अब अगर आपको CO2 का डेल्टा HF, दिस इज डेल्टा HC आ रहा है, ये CO2 का फॉर्मेशन ही तो है। एक इंफॉर्मेशन गिवन था C प्लस O2 गिविंग CO2, तो उसके में एनर्जी रिलीज हुई है, तो CO2 का फॉर्मेशन ही तो है। सो दिस इज कमिंग टू बी डेल्टा क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल, इनडायरेक्टली गिवन है। अब आपके पास हेडेक है, इसको सॉल्व करें। इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। CO2 कैसे बनता है, CO2 डेल्टा CO2 कैसे बनाओगे आप बताइए, ये आपके काम है। CO2 कैसे बनाओगे, आपके पास मात्र 10 सेकंड से वीडियो पॉज कीजिए और रोक के बताइए, देख के बताइए मुझे। हो गया? हाँ, तो CO2 फॉर्मेशन है, कैसे करेंगे, ये है डेल्टा एच आर, सेम है, हीट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं हम। क्या हो जाएगा बताइए, वही प्रोसेस, कौन सा, हमें CO2 का फॉर्मेशन पता करना है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया हमारे पास, कोई रिएक्शन है क्या कोई रिएक्शन है, ये एंड ये, C डबल बॉन्ड O, करेक्ट। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O ये है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O है आपके पास। तो कैसे होगा देख लीजिए, सिंपल सा, इस रिएक्शन की बात, जैसे C सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या होगा, CO2 देगा। C सॉलिड से पहले, C सॉलिड नहीं, C यहाँ पे आपका गैस आना चाहिए, तो C सॉलिड से पहले गैस बनेगा। तो अगर आप इस रिएक्शन की बात करो तो क्या होगा, ये रिएक्शन बताइए, डेल्टा HR क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वही इंथैल्पी डाटा और बॉन्ड एनर्जी डाटा ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी डाटा ऑफ प्रोडक्ट। सो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी डाटा गिवन, क्या है आपका, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, यानी कि एटोमाइजेशन, कहाँ है एटोमाइजेशन वाला, ये डाटा है, तो एक ही कार्बन है, एटोमाइजेशन हो रहा है 6718 किलोजूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद गैस प्लस ऑक्सीजन क्या है, रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड डाटा ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बताइए, बॉन्ड डाटा ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, O2 कहाँ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 498 किलोजूल, सो प्लस 498 किलोजूल माइनस फिर क्या है CO2, ठीक है, CO2, तो CO2 का क्या होगा बताइए, कहाँ है CO2, तो CO339, सो का ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास, 2 है, नहीं 2 CO बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 339, ठीक है, 2 इंटू 339 हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे सारे लोग, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा ये, दिस इज 16, लेट्स डू इट 16 एंड दिस इज 9 10 1, देन दिस इज क्या हो जाएगा बताइए, 1216, करेक्ट, 1216 माइनस ये क्या है, 8 है, 7 है, 6 है, ठीक है, थोड़ा सा घटाएंगे तो ये आ रहा है आपका 8 आ रहा है, फिर ये 4 आ रहा है, फिर ये 548 किलो जूल, करेक्ट, 548 किलो जूल। तो चलिए क्या है, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू
एक्सपेरिमेंटल इज -398, सो -398 माइनस 4548, सो क्या आ जाएगा 6 देन 4 देन 9, सो 946 किलो जूल। सो 946 किलो जूल तो रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या पता करना है, एग्जैक्टली पता करना है कि कैसे आप जो है सो थ्योरेटिकल निकालोगे, कैसे आप एक्सपेरिमेंटल निकालोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे और अगले लेक्चर में जो कि आपका थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है सो बॉर्न हैबर साइकिल की बात करेंगे। वो भी एक तरीका है आपके हीट ऑफ रिएक्शन को निकालने का। ठीक है, और भी कुछ एक दो एंथैल्पीज बची है, उसकी भी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते रहिए। तब तक मिलते हैं आपके अगले नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।